आज हम मुंशी प्रेमचंद विरचित रंगभूमि उपन्यास के कथानक पर चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य को प्रेम व तिलस्म के स्वप्निल संसार से निकालकर मानव चरित्र के दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है और उसे नई दिशा प्रदान की है। यद्यपि उनके उपन्यासों में गोदान को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होने का प्रमाण दिया जाता है, किंतु कथा संगठन, चरित्र विकास और युगीन सत्य व परिदृश्य का दिग्दर्शन कराने की दृष्टि से रंगभूमि उपन्यास का महत्व भी कम नहीं है। किसी भी उपन्यास को पढ़कर उसके विषय में आलोचनात्मक दृष्टि तभी विकसित हो सकती है जब हम उसके कथानक के विषय में पूरी तरह से जान लें। कथा वस्तु का अपना विशिष्ट महत्व होता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में कथानकों का नियोजन ऐसा ही किया जाता है कि पाठक का मन आदि से अंत तक उस कथा वस्तु के आकर्षण में बंधा रहता है और पाठक की चेतना तल्लीनता से उपन्यास के उद्देश्य तक पहुंच पाती है। रंगभूमि उपन्यास भी एक वृहद उपन्यास है जिसमें प्रधान कथा के साथ संश्लिष्ट अन्य कथाओं के संयोजन से उपन्यास का कथानक मनोरम बन गया है। रंगभूमि उपन्यास में सूरदास से संबंधित कथा ही मुख्य है, जिसमें सूरदास नाम का जो पात्र है वह महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करता है। वह अपनी कृषि योग्य भूमि को सिगरेट के कारखाने के लिए नहीं देना चाहता, क्योंकि कारखाने से लोक का अहित ही होने वाला था। वह अपने आसपास के लोगों के पशुओं के चरने के लिए अपनी ज़मीन रख देता है। वहाँ तीर्थयात्री ठहरते हैं, बच्चे खेलते हैं, किंतु सरकार कानून बनाकर ज़मीन हड़प लेती है। वह विवश है, किंतु उसका आत्मबल ज़मीन का मुआवजा स्वीकार न करने में प्रकट होता है। जब वह ये देख लेता है कि इस राज्य में न्याय मिलना अत्यंत कठिन है, तो अपनी ज़मीन का मुआवजा सेवक दल की सहायतार्थ दे देता है। दूसरी बार उसका संघर्ष अपने झोंपड़े की ज़मीन अपनी इच्छा के विरुद्ध सरकार या कारखानादार को न बेचने के लिए प्रारंभ होता है। वह अपने न्यायपूर्ण अधिकार के लिए प्राण दे देता है। सूरदास एक कमज़ोर, अपाहिज व दुबला पतला गरीब व्यक्ति है जो भीख मांगकर पेट भरता है, किंतु जब वह कारखानेदार और ब्रिटिश सरकार के अन्याय को देखता है तो गांव के लोगों के ज़मीन के स्वत्वाधिकार के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ता है और अपने सत्य, न्याय और आदर्श की रक्षार्थ शहीद हो जाता है। यही इस उपन्यास की मुख्य कहानी है। रंगभूमि की अन्य कथाएं भी प्रधान प्रासंगिक कथा और अन्य गौण कथाएं इस प्रकार दो भागों में बांटी जा सकती है। प्रधान प्रासंगिक कथा में हम विनय और सोफिया की कथा को ले सकते हैं। यह कथा उपन्यास में संवेदनशीलता, मानवीयता, जिज्ञासा और सौंदर्य की सृष्टि करती है। इसी प्रकार अन्य कथाओं में प्रभु सेवक की कथा है, भरत सिंह और जाह्नवी की कथा है, महेंद्र कुमार सिंह और इंदू की कथा है, ताहिर अली और उसके परिवार की कथा है, क्लार्क एवं सोफिया की कथा है और सेवक परिवार की कथा को भी हम इसमें ले सकते हैं, जिससे यह उपन्यास विराट कथा वस्तु का वाहक बन गया है। यहाँ सूरदास की मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाओं का ताना बाना इस रूप में गूंथा गया है कि सभी प्रासंगिक कथाएं अपना अलग अस्तित्व दिखाते हुए भी मुख्य कथा में मिल जाती हैं या उसका स्पर्श करके उपन्यास के कथानक की एक इकाई को प्रमाणित करती है।
सूरदास की कथा को अन्य कथाओं से जोड़ने वाला सूत्र जान सेवक और उसका परिणाम है, उसका परिवार है। इसी प्रकार ताहिर अली वह मध्यस्थ व्यक्ति है जो सूरदास से तथा उसके गांव वालों से संपर्क रखता है और सूरदास मरते समय भी उसके परिवार का हित चिंतन करके अपने आदर्श को वाणी देता है। इस प्रकार रंगभूमि उपन्यास की सभी प्रासंगिक कथाएं एक दूसरे से भली प्रकार संबद्ध है, जुड़ी हुई हैं। अन्य घटनाएं तो सूरदास से संबंधित हैं ही, जो उसके चरित्र की संघर्षशीलता, न्यायप्रियता, अहिंसा, सत्यनिष्ठा और प्राणोत्सर्ग करने की इच्छाओं को व्यक्त करती है। सुभागी प्रसंग सूरदास को स्वर्ण के समान तपाकर उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत करता है। यदि हम इस विषय पर विचार करें कि इस कथानक का स्रोत क्या है, कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, तो उपन्यास रंगभूमि का कथानक प्रेमचंद ने अपने युग जीवन से ग्रहण किया है, इसलिए यह कथा वस्तु जीवंत है। प्रेमचंद ने अपने समसामयिक जीवन में ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी जन विरोधी कारगुजारी को देखा था। उस समय जनता में दो वर्ग बने हुए थे। एक वर्ग अंग्रेज़ों के न्याय, कानून और सुव्यवस्थाओं का कायल था, तो दूसरी ओर वह वर्ग जो अंग्रेजी शासन में उनका साम्राज्य, स्वार्थ, अन्याय, अनीति, दमन और तानाशाही ढंग से शासन चलाने की दुर्वृत्ति देखता था। भारत का 20वीं सदी के प्रारंभ का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस समय एक तीसरा वर्ग और था जो ब्रिटिश शासन चलाने से टकराना भी नहीं चाहता था और भारतीय जनता को अपने सेवा कार्य से राहत भी पहुंचाना चाहता था। ये लोग दो नावों पर सवार रहते थे, अर्थात शासन से भी बनाकर रखना चाहते थे और जनता का मान भी रखना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहकर अपनी राजभक्ति का परिचय देते थे और जनता की अकाल, अभाव, प्राकृतिक प्रकोप के समय सहायता करके जनसेवक भी बनते थे। यह वर्ग यदि सेवा के द्वारा भी अपनी राजभक्ति में संदेह का स्थान देखता तो तत्काल उससे किनारा कर लेता था और आतंकित रहकर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी व्यक्त करता था। इस वर्ग का जीवन ऐश्वर्य और विलास का जीवन था। कुंवर भरत सिंह तथा राजा महेंद्र कुमार सिंह एवं जानसेवक इसी वर्ग से संबंधित हैं। प्रेमचंद ने जीवंत इतिहास को ही अपने उपन्यास के रूप में आकार दिया है। सबसे मुख्य स्रोत इस कथा का यदि हम देखें तो वह है महात्मा गांधी का अहिंसक सत्याग्रह, जो कि ब्रिटिश सरकार के दमन, अनीति, अन्याय और झूठ के विरुद्ध तत्कालीन समय में सक्रिय था। या यूँ कहना चाहिए कि प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास गांधी जी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में उनके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास सन 1925 में प्रकाशित हुआ, जो युग के सबसे बड़े अहिंसक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। सूरदास का न्याय और सत्य के लिए किया गया संघर्ष महात्मा गांधी की विचारधारा तथा आंदोलनों की प्रेरणा का फल है। उस समय देश में अपना उत्सर्ग करने वाले युवक युवतियां भी थे, जो सिर पर कफन बांधकर देश की मुक्ति का अभियान चला रहे थे। रानी जाह्नवी उन्हीं वीर माताओं की प्रतीक है, जो अपने पुत्रों को हंसते हंसते देश धर्म पर न्यौछावर कर रही थी। इस प्रकार रंगभूमि उपन्यास की कथा वस्तु का स्रोत प्रेमचंद का समसामयिक जीवन है, जिसमें ब्रिटिश शासन की अनीतियों और अन्याय का विरोध करने के लिए भारतीय जनता संगठित होती दिखाई देती है। यह कथानक अत्यंत कलात्मक भी है। सूरदास की प्रकृति में निहित गांधीवादी मूल्य, उसका संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप जैसा सिद्धांत, जमीन के प्रति मोह, दूसरों को पहचानने की क्षमता, सद्भाव, सत्यनिष्ठा, ग्रामीण समाज में उसकी प्रतिष्ठा आदि से संबंधित उसका व्यक्तित्व पहले अध्याय में ही खुलकर सामने आता है। इस प्रकार उपन्यास के प्रारंभ में ही प्रेमचंद ने संघर्ष की पृष्ठभूमि बना दी है।
कथा के प्रारंभ में बनी यह संघर्ष की स्थिति अपने चरम विकास के समय सूरदास, विनय और इंद्र का बलिदान लेकर भी शांत नहीं होती, जनता को अन्याय के विरुद्ध संगठित होने की निरंतर प्रेरणा देती है। कथा का विकास सूरदास के चरित्र में निहित सत्यवादिता, न्यायप्रियता, नारी सम्मान, सामाजिकता, भक्ति भावना, जनता को साथ लेने की क्षमता आदि का परिचय देने वाली अनेक घटनाओं और अंतर्बाह्य संघर्षों के द्वारा होता है। सुभागी को उसके पति के अत्याचारों से बचाना, उसके साथ भगिनीवत व्यवहार करना, नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले घर के बच्चों को भी दंडित करना, अन्यायपूर्वक उसकी जमीन झोंपड़े पर कब्जा करने वाली राजसत्ता तथा व्यक्तियों को चुनौती देना, किंतु किसी के प्रति कटुता न पालना आदि कथा प्रसंगों के द्वारा कथा वस्तु का विकास होता हुआ दिखाई देता है। सोफिया का निजी प्रेम भी देश और समाज को ही समर्पित है। वह स्वार्थी और जनविरोधी विनय के प्रति प्रेम के स्थान पर घृणा व्यक्त करती है। इस प्रकार कथानक का विकास न्याय पक्ष की शक्तियों को संगठित करने के लिए तथा सत्य, न्याय, अहिंसा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की दिशा में किया गया है। सोफिया और विनय की कथा का विकास करके भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए युवकों को तैयार करने की योजना भी यहाँ प्रेमचंद ने बनाई है। कथा का समापन न्याय प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करते हुए सूरदास के अंत के साथ ही होता है। साथ ही सहनायक की हस्ती रखने वाला विनय भी आत्म बलिदान देता है। डॉक्टर गांगुली सूरदास के शरीर के नष्ट होने पर भी उसे अमर घोषित करते हैं। यही नहीं, सूरदास की शव यात्रा में उसके विरोधी जानसेवक महेंद्र कुमार और क्लार्क भी शामिल होते हैं और उसे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। यही सूरदास के न्याय पक्ष की विजय होती है। इस प्रकार उपन्यास का वास्तविक अंत तो यही है जो प्रेरणादायक है। उपसंहार स्वरूप महेंद्र कुमार का सूरदास की मूर्ति से दबकर मरना, सोफिया का विनय के प्रति एकांत प्रेम और आत्म बलिदान, मिस्टर जान सेवक का अकेले रहकर केवल धन संचय करना आदि सूचनाएं हैं जो सत्य न्याय के विरोध का परिणाम मानी जा सकती हैं। कहना न होगा कि रंगभूमि उपन्यास का प्रारंभ, विकास और अंत सुचिंतित तथा उपन्यास के उद्देश्य को प्रतिपादित करने वाला है। इस उपन्यास का कथानक पर्याप्त रोचक और सरस भी है। बीच बीच में प्रेमचंद ने हास्य व्यंग्य प्रसंगों का नियोजन करके उपन्यास को अत्यधिक रोचक बना दिया है। अनेक प्रसंग और संवाद भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। यहाँ संक्षिप्त सूत्रों से भावी घटनाओं का ताना बाना बुना गया है, जिससे कथा निरंतर विकसित होती रही है। प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य सत्य और न्याय के लिए अहिंसक सत्याग्रह संगठित करना ही रहा है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद पूर्णतः सफल हुए हैं। कथानक में अनेक आकस्मिक घटनाओं का नियोजन भी किया गया है, जिससे कथा निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख रही है। समग्रतः रंगभूमि का कथानक आद्यंत संगठित घटना संयोजन के माध्यम से विकसित हुआ है और लेखक अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफल रहे हैं। कहीं कहीं घटना संयोजन में अस्वाभाविकता आ गई है, किंतु वह नगण्य है। यदि पूर्णतः हम रंगभूमि के कथानक पर दृष्टिपात करें तो तत्कालीन समय का पूरा ब्यौरा हमें यहाँ मिलता है और उससे यह सिद्ध होता है कि सचमुच साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रकार रंगभूमि का जो कथानक है वह अत्यधिक उत्कृष्ट बन पड़ा है।